Audio Jungle. आप देख रहे हैं संवाद, पूरा सच बेहिचक। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। संवाद में हमारा आज का विषय बड़ा ही विवादास्पद है। गुजरात में अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दे की, इस मुद्दे की, तो यकीन मानिए ये नंगे हाथों से मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने से कम नहीं होगा। जी हाँ, मैं शराब बंदी की बात कर रहा हूँ। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस कोरोना काल में और लॉकडाउन के पीरियड में कई मेडिकल रिपोर्ट्स पे यह स्पष्ट कर चुकी है कि शराब का सेवन और धूम्रपान करना आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को कमजोर करता है। जो लोग इसके आदी हैं, मैं उनकी तलब को समझ सकता हूँ, बट इस पर नियंत्रण करना, अंकुश करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। यकीन मानिए ये निजी अनुभव से कह रहा हूँ। अब बात करते हैं शराबबंदी की। शराबबंदी अगर देखा जाए तो एक मुद्दा यह भी है कि क्या किसी राज्य सरकार के दायरे में ये बात आती है कि वह यह नियंत्रण करे, वह यह देखे कि हम अपने ड्राइंग रूम में क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं, बशर्ते उस वस्तु पर पूरे राष्ट्र में प्रतिबंध ना हो। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है? तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है? खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ दर्दे दिल वालों, आ जाओ दर्दे दिल वालों, यहाँ दर्दे दिल की दवा पिलाई जाती है। मगर सावधान, यह गुजरात है साहब, यहाँ यह ख्याल भी आपको हवालात के पीछे पहुंचा सकता है। कागजों पर बात की जाए तो गुजरात में शराबबंदी सन 1950 से लागू है। इसे लागू किया प्रदेश के महात्मा गांधी के सिद्धांतों के समर्थन और समर्पण के स्वरूप में। बावजूद इसके गुजरात कई बार साक्षी बना जहरीली और नकली शराब से मरने वालों की अनगिनत वारदातों से। कई सालों से प्रतिबंध होने के बावजूद गुजरात में शराब के कारोबार ने एक समानांतर व्यवस्था बना ली है। किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह अन्य राज्यों से शराब की खरीद, उनकी आवाजाही, हर शहर, गांव, कस्बों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन बड़े ही सुचारू और कुशलता से किया जाता है। मार्केटिंग और कॉरपोरेट गुरुओं के लिए यह एक केस स्टडी हो सकता है कि किस तरह शराब माफिया तमाम कानूनी अड़चनों को पार कर गुजरात के हर हिस्से, कस्बे और गांव तक शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह बड़ी तस्करी, समानांतर व्यापार व्यवस्था शासन की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। गुजरात राज्य में नियम अनुसार शराब के उत्पादन, विक्रय और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, मगर सन 2000 साल के शुरुआती दिनों से जब व्यापारिक माहौल में बदलाव आया तो राज्य के प्रवासन मंत्रालय ने इन नियमों में छूट छाट की मांग की, जिससे राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। प्रवासन उद्योग के साथ कई और सेक्टर भी जुड़े हुए हैं, जैसे फूड और रेस्टोरेंट्स, सर्विस सेक्टर, होटल्स, इंडस्ट्री और रियल एस्टेट। The economy is suffering a loss of direct indirect revenue losses of around 100,000 crores annually. सरकार बोलती है 10,000 करोड़ का नुकसान है, 20,000 करोड़ का नुकसान है इन केस ऑफ प्रोहिबिशन। वो डायरेक्ट लॉसेस की बात कर रही है, वो भी अजम्पशन है, कोई स्टडी नहीं किया है, फैक्चुअल स्टडी नहीं किया है। तब राज्य सरकार नियमों में कुछ ढील देकर बाहर से आए प्रवासियों और मेडिकल ग्राउंड पर शराब की खपत के लिए लाइसेंस देने की शुरुआत की। WHO की 2018 की रिपोर्ट को अगर माने तो शराब की प्रति व्यक्ति प्रति माह की खपत भारत में 2005 के दौरान 2.4 लीटर थी, जो 2016 तक
5.7 लीटर हो चुकी है। गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में अगर रेवेन्यू लॉस की बात की जाए और अगर सरकारी आंकड़ों की ही बात की जाए तो प्रतिवर्ष का नुकसान है 9,000 करोड़ रुपए। ये बात खुद राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा था। अन्य राज्यों से अगर तुलना की जाए तो गुजरात अपना नुकसान बहुत कम आंक कर दिखा रहा है। राज्यवार कमाई के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो यह बखूबी समझ जाएंगे। The Chief Minister of Karnataka made a statement a few days back saying Karnataka is losing 1,800 crores a month in direct liquor revenue losses. Gujarat being the number one state in the country in the lockdown period, according to a lot of news reports, what we have seen is a whole black market of tobacco products and बूटलेगिंग तो था ही, दारू मिल ही रहा है, सिर्फ भाव बढ़ गया है, जहर का भाव बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च, द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू ऑफ 100,000 करोड़। वी विल प्रूव इट बियॉन्ड डाउट वेरी सून। शराब की तस्करी के खिलाफ कड़े नियम होने के बावजूद यह व्यापार लगातार फल फूल रहा है। सिर्फ अगर सरकारी आंकड़ों की बात माने तो एक साल में कम से कम 100 करोड़ की शराब पकड़ी जा रही है। राज्य को, प्रदेश को हो रहा है करोड़ों का रेवेन्यू लॉस। धड़ल्ले से काला बाजार चल रहा है। अनगिनत लोगों की नकली और जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। वहीं एक वर्ग का ये भी मानना है कि सरकार के इस नियम के कारण उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है और दूसरी तरफ उनके एक नागरिक होने के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। इसीलिए इस नियम के बदलाव के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी। गुजरात हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर हुई और इस पुराने कानून में बदलाव की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए महत्वपूर्ण 3 मुद्दों पर जोर दिया। शराब का सेवन फूड हैबिट्स का हिस्सा है और देश के एक वयस्क नागरिक के यह मौलिक अधिकार में आता है। दूसरा, शराब अगर 4 दीवारों के बीच में पी जाए और अगर इससे किसी का नुकसान नहीं होता है तो शराब को किसी गुनाह के कारण नहीं माना जा सकता। तीसरा, विदेशियों और गुजरात के बाहर से आए लोगों को इजाजत देना यहाँ के मूल निवासियों के साथ अन्याय और पक्षपातपूर्ण रवैया है। किसी शायर ने कहा है, कभी उलझ पड़े खुदा से, कभी साकी से हंगामा। कभी उलझ पड़े खुदा से, कभी साकी से हंगामा। न नमाज अदा की, न शराब ही पी पाए। जी हाँ, चारों तरफ जरा नजर उठा कर देखिए, हाल दिल यही बयां करते हैं। जहां तक शराबबंदी की बात की जाए तो तर्क दोनों पक्षों के होंगे, लेकिन अगर हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं, तो इसे अमली जामा पहनाना भी उतना ही जरूरी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और अब अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोनों ही कंडीशन में आप अपने कमेंट देना ना भूलें और हमें ये बताएं कि आगे आने वाले दिनों में हम और किस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं संवाद, पूरा सच बेहिचक।